बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िज़िक्स बाय इमरान रशीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लिहाजा अब 2021 में जो भी पेपर्स होंगे उनमें सिर्फ वही टॉपिक्स इंक्लूड होंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। उन्हीं के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस, उन्हीं के लिहाज से एमसीक्यूज़, उन्हीं के लिहाज से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के लिहाज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं के लिहाज से थ्योरी भी है। लिहाजा अब जो एमसीक्यूज़ हमने तैयार करने हैं, एमसीक्यूज़ भी हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के हवाले से तैयार करने हैं। आपको यूट्यूब पे थ्योरेटिकल वीडियोस आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलती। अगर वीडियोस हैं भी तो किसी में 10 एमसीक्यूज़ हैं, किसी में 15 या 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो जो मुकम्मल तैयारी होती है किसी भी एक चैप्टर की, वो तैयारी जो है वो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम 100+ एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी, तो 100+ एमसीक्यूज़ आपके हर चैप्टर के, और वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनकी आपको रिहर्सल करवाई जाए, उनकी आपको सही तरह से उनके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर की मैंने एक वीडियो पहले भी मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, और वो जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चूँकि नया सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने तैयारी करनी है, तो ये मैं वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। इसके बाद बाकी चैप्टर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी साथ साथ बनती रहेंगी। शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका एसआई यूनिट हमसे पूछा गया है। अब देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए जो है ये वेक्टर एरिया। यहाँ से आपने फ्लक्स के यूनिट्स बताने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/Q, और एरिया को भी वैसे का वैसे रहने दें। फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी उसमें दो लेंथ्स आ रही होती हैं। तो लेंथ मीटर, विड्थ भी मीटर में आ जाएगी तो हो जाता है मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका रिलेशन हाफ सी वी स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इन टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट के टाइम कांस्टेंट में हाउ मच चार्ज इज़ स्टोर्ड आउट ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। मैक्सिमम चार्ज जो जिसे हमने क्यू नॉट का नाम दिया हुआ है, उसके लिहाज से ये जो टाइम कांस्टेंट वाला टाइम है उसमें कितने परसेंट या कितने चार्जेस जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर। अब पहले तो देखें टाइम कांस्टेंट होता क्या है। टाइम कांस्टेंट कहते हैं वो वाला टाइम जिसमें कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो 63% हो जाए। दूसरी उसकी डेफिनेशन होती है 0 से लेकर 1 तक, यानी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 से लेकर 1 तक भी आप क्या करते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 करते करते 0.0, 0.990 और फिर आगे आ जाता है 100, यानी कि वो 1 वाली वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 1 तक। अगर यहाँ पर लिखा होता 63% या लिखा होता 0.63 क्यू नॉट, दोनों ऑप्शंस गिवन होती हैं, तो एक और ऑप्शन गिवन होनी थी, कौन सी, बोथ ए एंड बी। वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट थी। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने 0.63 क्यू नॉट ये वैल्यू हमें दी गई है। ये जब आप टाइम कांस्टेंट की तारीफ़ आपने की होगी, वहाँ पर दो तारीफ़ें, वो टाइम जिस टाइम के अंदर कैपेसिटर की 63% चार्जिंग हो जाती है उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, या वो टाइम जिसमें कैपेसिटर टोटल चार्ज क्यू नॉट का 0.63 इतनी वो चार्जिंग कर लेता है, वो कहलाता है टाइम
कांस्टेंट। तो हमारी जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, 0.63 क्यू नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज़। पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि इनकी जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियल का क्या मतलब होता है, इनके रेडियस के लिहाज से सीधी जहाँ से वो लाइन निकल रही है वहीं से सीधी बाहर की तरफ वो अपनी अपनी जगह से बाहर की तरफ लाइन जा रही होती है। तो रेडियली आउटवर्ड इसका ऑप्शन आता है सेकंड ऑप्शन। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए जो एरिया हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से हमने देखना है कितनी लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं, वो कर्व्ड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, स्फेरिकल या इंक्लाइंड। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से समझें। फ्लैट किसे कहते हैं? फ्लैट कहते हैं कोई भी ऐसी बॉडी जो बिल्कुल सीधी शेप में हो। अब सीधी शेप से मुराद ये है, जिस तरह एक बुक है तो बुक की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बिल्कुल सीधी, मतलब उसकी जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी बनी होती हैं। या जिस तरह एक दीवार है, दीवार जो है वो अपने लिहाज से बिल्कुल सीधी एक बनी होती है। अब उस दीवार को सीधा स्टडी करें या उस दीवार को टेढ़ा कर लें, सरफेस हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्लैट, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सरफेस में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। उसको हम यूज़ किस तरह से कर रहे हैं? जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केसेस पढ़े हैं ना, उसमें हमने पढ़ा कि जब एंगल 0 हो, एंगल 90 हो या उनके इन बिटवीन हो, 0 से लेकर 90 तक, वो जब आप पढ़ते हैं ना 0 से लेकर 90, वहाँ पर आप जब यूज़ करते हैं तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा हम बात करते होते हैं। वहाँ पर भी वो जो बॉडी है जिसमें से लाइनें गुजर रही हैं वो बॉडी है सीधी, यानी उसकी बॉडी की शेप को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ बॉडी जिस तरह से पड़ी हुई थी उस पड़ी हुई की तरतीब को हमने चेंज करना है। तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? हमेशा फ्लैट। उस सरफेस में कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, वो सरफेस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर उस सरफेस को हम रख किस तरह से रहे? उसका एंगल 0 है, उसका एंगल 90 है, उसका एंगल 180 है, वो एक और चीज़ है। तो जो सरफेस एरिया है, जिस एरिया में से हमने नंबर ऑफ़ लाइंस को नोट करना है, वो सरफेस जो है वो बिल्कुल सीधी यानी कि बिल्कुल फ्लैट उसकी शेप होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का, फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, वो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तय कर रहा है। एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज़, तो वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप रिकॉल करें जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला एक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जो एनर्जी का रिलेशन हम निकालते हैं डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। अब ये जो डेल यू है ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो चार्जेस में एनर्जी होती है वो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। चार्जेस में जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बेशक वो आपसे एनर्जी पूछ रहा है लेकिन ये एनर्जी है कौन सी? है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना है, चार्जेस में कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो इक्वल होती है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। अब देखें उसने हमें चार्ज भी दिया हुआ है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमें वोल्टेज डिफरेंस उसने दिया हुआ है वो है 3 वोल्ट। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस कौन सी हैं? जौल की फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जौल का रिलेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जौल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वो वैल्यू लिखेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के साथ, आंसर आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जौल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। इक्वेशन फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए इज़ एप्लीकेबल टू अ सरफेस। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से जो एक एमसीक्यूज़ हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, ये वही चीज़ वो दोबारा से थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा है। पिछले एमसीक्यूज़ में उसने इक्वेशन नहीं थी दी, यहाँ पर वो इक्वेशन दे रहा है। तो हम किस तरह की सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं ये वाली इक्वेशन? जो सरफेस जो है वो फ्लैट हो, यानी बिल्कुल
सीधी हो, उसमें कोई टेढ़ापन, कोई इरेगुलरिटी उसमें ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल है वो जितनी एनर्जी हासिल या उसमें से ज़ाया हो रही है एज इट मूव्स, जब वो हरकत कर रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब वो कहता है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तय कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा या उसमें से कितनी एनर्जी निकल जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हमें उसने सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल का नाम दिया है, उसने ये नहीं बताया कि कितना चार्ज उसके ऊपर मौजूद होता है। तो याद रखें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, और इनके ऊपर चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है वो है 1 वोल्ट। तो हम दोबारा से वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो डेल यू जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है यही हमने फाइंड आउट करनी है। क्यू मैंने आपको बताया एक हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, डेल्टा वी की जगह हमने 1 वोल्ट लिखा, तो वो कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ पर क्या है जूल में, तो दोबारा से हम कन्वर्जन करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल के। यहाँ से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस, दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है वैल्यू, और सेपरेटेड उन्हें अलहदा किया गया है बाय डिस्टेंस 2d। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन देम इज़, दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2d के इक्वल है, और उनके बिल्कुल मिड में हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अगर एक चार्ज Q1 हो दूसरा चार्ज Q2 हो तो दोनों अपोजिट, उनके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट हम बना लें, जैसे आपको एक डॉट नज़र आ रही है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था 2d। तो जो उनका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का एक तरफ का डिस्टेंस भी d कर लें, दूसरी तरफ का डिस्टेंस भी d कर लें, तो दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2d। हमने क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 की वजह से जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वहाँ पर पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो अगर हम पोटेंशियल के फार्मूलाज को देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा V इक्वल होता है K/Q/R के, पोटेंशियल का फार्मूला। तो पॉजिटिव चार्ज की जब बात करेंगे तो उसकी जगह आ जाएगा V पॉजिटिव इक्वल्स टू K इंटू पॉजिटिव Q/R, जबकि V नेगेटिव की जगह आएगा K इंटू नेगेटिव Q, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, ओवर R आ जाएगा। जो पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो दोनों का सम होगा, ओवरऑल पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। हम दोनों की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस होके K/Q/R इंटू माइनस K/Q/R माइनस K/Q/R हो जाएगा, तो दरमियान में पोटेंशियल कितना आएगा 0। यानी जब दो चार्जेस हों और दोनों अपोजिट हों और दोनों के दरमियान जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डाईपोल इज़, अच्छा इसमें देखें जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाईपोल, डाई कहते हैं दो, पोल कहते हैं सिरे। इलेक्ट्रिक डाईपोल किसे कहते हैं, दो अपोजिट चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस d हो। अब जैसा कि हमने पिछले MCQs में देखा है वही फिगर आपकी बनेगी, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस है उसको हम d के साथ डोनेट कर सकते हैं। तो उसके जो बिल्कुल मिड पॉइंट बनेगा दोनों चार्जेस का, तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये मुझे हल करवाने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल कितना बनेगा फिर से 0। ये जो हमने प्रीवियस MCQs किया है ये उसी के लिहाज से
दोबारा एक MCQs हमें थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, पोटेंशियल 0 वोल्ट। सेकंड ओवर ओहम इज़ इक्वल्स टू, सेकंड ओवर ओहम जो है ये किसके इक्वल आता है, नीचे लिखा हुआ है कूलम, फेरेड, एम्पेयर, जूल। तो अगर हम रिकॉल करें हमारी बुक में जो लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर में, वहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया जाता है, प्रूव दैट ओहम्स टाइम फेरेड इक्वल्स टू सेकंड। तो अगर हम वो इक्वेशन देखें तो ओहम टाइम्स फेरेड इक्वल्स टू सेकंड है, हमने फाइंड आउट करना है सेकंड ओवर ओहम। तो ओहम को ले जाए नीचे की तरफ, तो सेकंड ओवर ओहम किसके इक्वल आ जाएगा, फेरेड के, सेकंड ऑप्शन। इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज़ मूव्ड, अगर एक चार्ज्ड बॉडी को मूव करवाया जाए अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ, इट विल गेन, तो वो क्या हासिल करेगी। आप देखें आपको स्क्रीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, एक नेगेटिव चार्जेस की प्लेट है, और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आ रही हैं। अगर हम क्या करें, चार्ज क्यू को उनके दरमियान में रखें, तो चार्ज क्यू को जब दरमियान में रखेंगे तो चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ अगर आप ज़ोर लगाएं, तो आप स्क्रीन में देखें अगर आप चार्ज को आज़ाद छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन भी है तो वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसी पॉजिटिव चार्ज को ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करवाना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि उस चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो और मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि जो चार्जेस की एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम जितना मर्ज़ी इस चार्ज को ऊपर ले जाएं, हम जैसे ही इस चार्ज को फ्री करेंगे यानी कि छोड़ेंगे, तो वो जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो उस एनर्जी से नीचे नेगेटिव प्लेट की तरफ आज़ादाना तौर पे हरकत करना शुरू कर देगा। तो जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ मूव करवाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज Q एंड mass m in an electric field, the strength of the field must be। अब इस MCQs में वो कहता है एक चार्ज Q है जिसका मैस m है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोकना है, तो हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ती है। ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड वाला। उसमें क्या होता है कि जैसे ही जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रे की जाती हैं एटोमाइज़र की मदद से, तो वो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स में से गुजरती हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रेविटी जो है वो उस ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ मूव करवा रही होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम क्या करते हैं, उस चार्ज को अपोजिट साइड पे मूव करवाना शुरू कर देते हैं, यानी ग्रेविटी के मुखालिफ। तो जब हमने उस चार्ज को रोकना होता है, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी ग्रेविटी ज़ोर लगा रही होती है नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हम उतनी ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। उस वजह से वो जो चार्ज है, वो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, ऑयल ड्रॉपलेट हो, वो वहाँ पर रुक जाता है, यानी कि सस्पेंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्सेस इक्वल होंगी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, उस वक़्त जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं उसका रिलेशन हमने निकालना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है Q इंटू ई, और ग्रेविटी वाली जो फोर्स है वो होती है mg के इक्वल। यहाँ से ई को निकालेंगे तो ई आएगा mg/Q, सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टू मेजर द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिकॉल करें, हमने एक टेबल पढ़ा था जहाँ पर हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसकी वैल्यू पढ़ी थी, वो कितनी होती है 1। उसके अलावा जो एयर है उसकी वैल्यू होती है 1.0006। इसी तरह जो वाटर है उसकी होती है 78.6। तो वो जो हमने पढ़ी ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसकी वैल्यू 1 है,
बाकी जो भी क्वांटिटी है, चाहे वो एयर है, चाहे वो रबड़ है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो वाटर है, उनकी जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड कौन सा है? वैक्यूम। हम वैक्यूम के लिहाज से बाकी चीज़ों की परमिटिविटी को मेजर करते होते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है, वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है? सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये गलत है। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सिमिलर चार्जेस नाइदर अट्रैक्ट नाइदर रिपेल, ये भी ठीक नहीं है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को कशिश नहीं करते, वो रिपेल करते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। दी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़, चार्ज का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? कूलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज़ इक्वल टू, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इस रिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाला रिलेशन। वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ से हमने ये निकालना है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद होते हैं। तो आप एक कूलम को सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। जब इसको आप हल करेंगे 1 ओवर 1.6 वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज जो है वो कितनों के इक्वल होता है? जितना चार्ज 6.25 × 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स पर मौजूद होता है। अ सब्सटेंस कंटेन्स, किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में ओनली नेगेटिव चार्जेस, ये भी गलत है। ओनली पॉजिटिव, ये भी गलत है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अब कोई भी मटेरियल है उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, उसमें नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी आर, जो परमिटिविटी के SI यूनिट्स हैं वो हमने बताने हैं। तो परमिटिविटी लिखा हो, रिलेटिव परमिटिविटी लिखा हो, दोनों को एक ही यूनिट्स उनके बनते हैं। निकालने हमने कैसे हैं? हम यूज़ करेंगे कूलम लॉ वाला फार्मूला। वो हमारे सिलेबस में नहीं है जो स्मार्ट सिलेबस है, लेकिन ये आपका जो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट जो है रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपके यूज़ हो रहे हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक में भी। तो ये यूनिट जो है ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं कूलम लॉ वाले फार्मूला से। वो है F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यही आपकी परमिटिविटी कहलाती है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करें, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे 1/4 कोई यूनिट नहीं है, पाई 22/7 इसका भी यूनिट नहीं होता। फोर्स की जगह लिखेंगे न्यूटन। Q1 चार्ज है उसका कूलम, Q2 भी चार्ज है उसका कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। और R जो है ये डिस्टेंस है तो उसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसके यूनिट बनेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लेस देन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कम से कम चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड से हमने ये स्टडी किया था। वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम इतना चार्ज जो है वो होता है, इससे कम वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर वेरियस डाई इलेक्ट्रिक्स इज़ ऑलवेज, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो वैक्यूम की होती है 1। बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर। मैंने एयर की बताई 1.0006, वाटर की बताई 78.6। तो जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैक्यूम की वैल्यू है वो होती है 1। उसके अलावा बाकी जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को,
तो लार्जर दैन यूनिटी, यानी उनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक से ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक कहते हैं इंसुलेटर को, या वो मटेरियल जो हम कैपेसिटर में दो प्लेटों के दरमियान या कूलम लॉ में दो चार्जेस के दरमियान यूज़ करते हैं, उस मटेरियल को वो होता है इंसुलेटर है, और उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो लार्जर देन यूनिटी, हमेशा एक से बड़ी उसकी वैल्यू होती है। इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो एक जैसे चार्जेस हों प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, और उनके दरमियान कोई ख़ास डिस्टेंस भी हो, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं सिमिलर चार्जेस के केस में, उसमें हम देखते हैं कि वो जो चार्जेस सिमिलर हैं, तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट नहीं करते, तो उनकी जो लाइंस हैं वो भी एक दूसरे से रिपेल हो रही होती हैं। तो वो लाइंस जो हैं वो सीधी कभी नहीं होती, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो लाइंस किस शक्ल में होती हैं, कर्व, वो एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती हैं। तो सिमिलर चार्जेस जो हैं उनकी लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड लाइंस होती हैं, टेढ़ी लाइंस उनकी बनती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस और एरिया दोनों दिया गया है, तो ये आपका फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी खास एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पास हो रही हैं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किन के अराउंड होती है, चार्जेस के अराउंड। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो रेलेवेंट नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सी है, चार्जेस, यानी चार्जेस जब भी हों, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, उनकी हर साइड पे वो एक फील्ड बन जाती है जो कहलाती है चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्राम द चार्जेस इन थ्री डायमेंशंस, यानी हर तरफ, टू डायमेंशंस, वन डायमेंशन, या ऑल ऑफ अबव। तो कोई भी चार्ज किसी जगह पर पड़ा हो तो उस चार्ज की वजह से हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो फिज़िक्स में हर तरफ को हम इजीली कहते हैं थ्री डायमेंशंस में, यानी हर सिमत में वो जाना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हैं या वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं, तो हर तरफ उनकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आएगा थ्री डायमेंशंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़, अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन को निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल टू द फील्ड, टेंजेंट टू द फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड। इसको समझने के लिए आपके सामने एक फ़िगर बनी हुई है, तो उसमें देखें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस का हमारा इशू नहीं है, हमने ये बताना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एक लोकेशन पर, पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे बताते हैं। तो मैंने आपके सामने तीन पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है। अगर आप पॉइंट ए देखें, लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। पॉइंट ए पर अगर हम ये रास्ता छोड़ दें, जिस रास्ते के ऊपर वो फील्ड बनी हुई है, यानी वो कर्व की शेप में पॉजिटिव चार्ज से निकली, फिर वो ए और बी में से होती हुई नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिर्फ पॉइंट ए पर बात करें तो पॉइंट ए पर जो डायरेक्शन बनती है वो डायरेक्शन क्या बनेगी, वहाँ से सीधी बाहर की तरफ। ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं टेंजेंट, यानी वो लाइन जो किसी भी कर्व शेप को या कर्व वाली लाइन को टच करते हुए गुजर जाए, वो कहलाती है टेंजेंट लाइन। इसी तरह जो पॉइंट बी है वहाँ पर लाइन की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो वहाँ से अगर हम सिमत बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं, तो वो नीचे की तरफ जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इसी तरह जो पॉइंट सी है वो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो किसी भी एक पॉइंट पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रा करते हैं, यानी एक लाइन ड्रा करते हैं जो उस पॉइंट को टच करते हुए सीधी आगे गुजर जाती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बनती है, टेंजेंट टू द फील्ड, यानी वो जो फील्ड उसकी बन रही है, जो लाइन उसकी बन रही है, उसको टच करने वाली लाइन जो सीधी हम बनाते हैं वो कहलाती है टेंजेंट टू द फील्ड। व्हेन द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, द लाइंस ऑफ फोर्स आर, तो
तो ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि जब भी लाइंस एक दूसरे के जहाँ जहाँ पर नज़दीक होती हैं वहाँ पर फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, यानी वहाँ पर फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज़र। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसके बारे में बता रही होती हैं, कांस्टेंट फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड तो पढ़ा ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने नहीं पढ़ा, कांस्टेंट फील्ड है वो भी नहीं आपका ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी जगह पर जितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस मौजूद हैं तो वो किसके बारे में बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है। द टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्स, यानी टोटल लाइंस जो हैं पासिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, जो किसी क्लोज्ड सरफेस में से निकल रही हैं बाहर, इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये आपकी जो तारीफ़ है ये तारीफ़ है गॉसेस लॉ की, कि किसी भी क्लोज्ड शेप में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद होंगे उन्हीं नंबर ऑफ़ चार्जेस के लिहाज से उस क्लोज्ड सरफेस में से लाइंस जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो ऑप्शन 3 ये हमारी जो गॉसेस लॉ है उसी की डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो उसकी चेंज की हुई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनदर टर्म यूज टू मीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस को बताने के लिए जो एक दूसरी टर्म यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो किस में होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। परमिटिविटी ये भी हमारे काम का नहीं है, इक्वी पोटेंशियल ये भी काम का नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम तब करते हैं जब हम कोई एरिया भी साथ में यूज़ करें। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ आ, तो फ्लक्स का अगर हम फार्मूला देखें, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए। अब जो ई डॉट है ये ई वेक्टर है, ए जो है ये भी वेक्टर एरिया है। दोनों वेक्टर्स की जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं या इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा होती है स्केलर क्वांटिटी, वो जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं। यानी हम जब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, एक मैग्नीट्यूड मिलती है, हमें कोई भी डायरेक्शन एंड पे नहीं मिलती। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वो वेक्टर नहीं है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन, किसी भी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है, एरिया ऑफ द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या ऑल ऑफ दीज। अब देखें एरिया यानी वेक्टर एरिया आ गया, डायरेक्शन ऑफ द सरफेस यानी वो सरफेस किस तरह से पड़ी है, एंगल थीटा आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आ गया। तो ये जो है जब हम फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं तो फ्लक्स होता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई पे भी डिपेंड है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। इन फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा द एंगल थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड। अब देखें दोबारा से, जो एंगल है वो किसके दरमियान है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं और जो वेक्टर एरिया है उनके दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पर लिखा जाता है कॉज ऑफ थीटा। तो ऑप्शन कौन सी आएगी, वेक्टर एरिया। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हैं वो कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखें, एंड ए इज़ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और ए एरिया को शो कर रहा हूँ, देन चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट इज़, तो जितना चार्ज वहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर दोबारा से अगर हम देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर ए
यहाँ से चार्ज को निकालेंगे वो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर और इज़। अब जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा बताता है डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे होंगे उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को वो बता रहा होगा। तो यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर किसको बता रहा है, शोज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। अब अगर वो जो जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव चार्जेस पर मुश्तमिल है, तो पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड है वो क्या होती है, आउटवर्ड, और जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं उनकी फील्ड क्या होती है, इनवर्ड। यहाँ पर सिर्फ हमें ये पूछा गया कि आर यूनिट वेक्टर क्या बताता है, तो आर यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। द इंटीरियर ऑफ अ hollow चार्ज्ड मेटल स्फीयर इज़ अ रीजन विच इज़। यहाँ पर वो कहता है कि किसी भी hollow चार्ज्ड मेटल स्फीयर, एक मेटल का स्फीयर बना हुआ है और वो अंदर से खाली है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, तो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जो इंटीरियर है, वो होता है फील्ड फ्री रीजन। अब चूँकि वहाँ पर कोई भी चार्जेस ही नहीं है, तो चार्जेस नहीं है तो वहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। ये जो है ये गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन भी है कि जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस हो उसके अंदर जब चार्जेस ही नहीं हैं तो उसके वजह से वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती, इसलिए हम उसे कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। गॉसेस लॉ कैन ओनली बी एप्लीकेबल टू, गॉसेस लॉ को हम किन सूरतों में अप्लाई कर सकते हैं, सरफेस ऑफ एनी शेप, प्लेन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस और कर्व्ड सरफेस। तो गॉसेस लॉ जो है ये बेसिकली किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ hollow चार्ज्ड स्फीयर इज़। अब ये देखें, हमने एक MCQs अभी कुछ देर पहले किया, तो उसी MCQs को उसने थोड़े से वर्डिंग चेंज की है कि एक hollow चार्ज्ड स्फीयर, यानी ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि उसमें कोई चार्जेस ही नहीं होते, अंदर से खाली है, तो उनकी वजह से कोई भी फील्ड नहीं होगी, तो इंटेंसिटी भी फील्ड की क्या आएगी, ज़ीरो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, फ्राम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालफ, इज़ द मेजर ऑफ, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखें, तीन चीज़ें हमने इकट्ठी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरी हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये तीनों टॉपिक्स हमने इकट्ठे पढ़े थे एक ही लेक्चर में, इनको डिस्कस किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इन तीनों से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। जो ये तीन वैल्यूज़ हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखें जब भी आप किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाते हैं और किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर उसको ला के रख देते हैं, तब जितना आपने काम किया है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। लेकिन अगर आप एक चार्ज को पहले ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उसे वहाँ से उठा के उसी फील्ड के अंदर किसी दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पहले भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हो और बाद में भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मौजूद रहे, उसी फील्ड के अंदर, तो जितना हम काम करते हैं उस चार्ज को मूव करवाने में वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बाहर से चार्जेस को उठाते हैं इन्फिनिटी से, बाहर से जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, वहाँ से उसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं या किसी चार्ज के नज़दीक लेके आते हैं, तो जो हम काम करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल। यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस।
द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं और उसका यूनिट होता है वोल्ट, फर्स्ट ऑप्शन। अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है ये इक्वल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी था, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट है, तो ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स वो होती है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होती है E इक्वल्स टू एफ ओवर Q0, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सी बचती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है फ्राम इन्फिनिटी, उसे हमने इन्फिनिटी से उठाया, बाहर से उठाया, टू दैट पॉइंट, और किसी एक पॉइंट पर हम उसको ले आए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जितना हम काम करते हैं, अब देखें, अब जो मैंने आपको बात बताई थी वो क्या थी कि वो जब आप इन्फिनिटी से उठाते हैं और उसको उठा के किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको ले आते हैं, तो वो जितना हम काम करते हैं वो क्या कहलाता है? या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये जो लिखा हुआ है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। या होता है पोटेंशियल डिफरेंस या होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी इकट्ठा नहीं होता। तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज ई है, इज़ एक्सेलरेटेड, उसे मूव करवाया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस वी, कितना मूव करवा रहे हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस वी पे। इट विल एक्वायर एनर्जी, तो वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा? यहाँ से दोबारा हम डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो चार्ज कितना था? ई, पोटेंशियल कितना था? वी, तो वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा? ई वी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये फार्मूला है डेल यू ओवर क्यू नॉट। तो डेल यू वो भी स्केलर है, जो क्यू है वो भी स्केलर है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ये जो तीन चीज़ें थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ये तीनों जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और यूनिट जो है वो होता है वोल्ट पर मीटर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, वोल्ट पर मीटर इक्वल होता है, वोल्ट होता है जूल पर कूलम के, तो जूल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। ये वर्क का यूनिट था, तो वर्क होता है एफ डी, तो एफ़ की जगह न्यूटन और डी की जगह एम, और नीचे आ जाएगा कूलम मीटर। तो मीटर और मीटर आपस में कट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन जो है ये फोर्स का है, कूलम जो है ये चार्ज का होता है। तो एफ ओवर क्यू ये इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट हैं, एक है न्यूटन पर कूलम और दूसरा है वोल्ट पर मीटर। इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ऑलवेज, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा? ये आपका जो टॉपिक है ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन, जो कि आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसका फार्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। यहाँ पर वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी, तो उसकी जगह लिखेंगे ज़ीरो, बाकी क्या आएगा? माइनस डेल वी ओवर डेल आर, माइनस को भी उधर ले जाएं, डेल वी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, पीछे रह जाएगा डेल वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो डेल वी है ये कहलाता है चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल। तो उसका मतलब होगा कोई इसकी फर्स्ट वैल्यू है, कोई इसकी सेकंड वैल्यू है, V2 माइनस V1 लिख लें या V1 माइनस V2 लिख लें। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो V2 इक्वल्स टू V1 आ जाएगा, यानी पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही
वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, तब्दील नहीं होता। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका रिलेशन अगर आप याद करें वो होता है डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो जो क्यू है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। डेल वी जो है ये वोल्टेज है, तो वहाँ पर आप 1 वोल्ट लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा कूलम वोल्ट। तो वोल्ट जो है ये यूनिट होता है इसका जूल पर कूलम। कूलम और कूलम आपस में कट जाते हैं तो पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ जूल। तो ये जो है जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका यूनिट आता है? जूल। यानी जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। और एनर्जी कौन सी होती है चार्जेस में? वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि चार्जेस के अंदर जो एनर्जी है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है वो क्या होता है? एनर्जी का यूनिट। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव है ये अगर आप फार्मूला दोबारा से देखें, माइनस डेल वी ओवर डेल आर इक्वल किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो नेगेटिव यानी माइनस के सिंबल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं डिस्टेंस के लिहाज से तब्दीली। तो डिस्टेंस नीचे आ रहा है डेल आर, और तब्दीली किस में आ रही है? पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में तब्दीली के नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल में तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ इज़ कॉल्ड, ये दोबारा से वही ऑप्शन है, ये क्या आएगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट गिव्स द यूनिट। अगर हम कूलम को और वोल्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कूलम उसको अगर वैसे का वैसे रहने दें, वोल्ट जो है इसके यूनिट होते हैं जूल पर कूलम। तो कूलम और कूलम आपस में कट जाएंगे, पीछे के रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ जूल। थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इनमें से कौन सी जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी कंजर्वेटिव होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, ये भी क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। बोथ ए एंड बी। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज़ ओनली एट्रैक्टिव, इनमें से कौन सी जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एट्रैक्टिव है? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होती है? एट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा क्या होती है? एट्रैक्टिव। द यूनिट ऑफ एफ ई ओवर एफ जी इज़, दोनों फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्सेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन और न्यूटन आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, तो एंड पे कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? नो यूनिट। द मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट एपरेटस आल्सो कंटेन, अब जो एटमाइज़र है इसमें ऑयल मौजूद होता है, वहाँ से ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्प्रे होके आगे हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँच जाती हैं। लेंस, माइक्रोस्कोप भी उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ऑल ऑफ दी अबव। इफ़ एन ऑयल ड्रॉपलेट, अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट इज़ सस्पेंडेड देन, अगर हमने एक ऑयल ड्रॉपलेट को रोकना हो अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान, तो उस वक्त हम कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं? हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को आपस में क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खींच रही होती है ऑयल ड्रॉपलेट को, जबकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट लगाते हैं, और दोनों जब आपस में इक्वल हो जाती हैं तो चार्ज या वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो वहाँ पर रुक जाता है। तो एफ ई इक्वल्स टू एफ जी, ये MCQs हम पीछे भी कर चुके हैं। इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका हो, द एनर्जी इज़ स्टोर्ड ड्यू टू, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट पे होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे होते हैं सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस।
लेकिन एनर्जी जो है वो चार्जेस के पास नहीं होती। वो जो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव प्लेट पे जाके ख़त्म होती हैं, सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो उन इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर मौजूद होती है, उस एरिया में मौजूद होती है। तो जितनी भी एनर्जी होती है कैपेसिटर में वो चार्जेस के ऊपर नहीं होती, वो कहाँ पर होती है, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट वाले उनके दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स वहाँ पर मौजूद होती है। द डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर। डाइलेक्ट्रिक हम किसे कहते हैं, इंसुलेटर को। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं और वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, तो न्यूट्रल ऑन दी एवरेज, वो आम तौर पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर को जब हम वोल्टेज दे रहे होते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पर, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर का रिलेशन देखें वो होता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको जब इक्वल करते हैं तो क्यू इक्वल आ जाता है सी वी के। यहाँ से हमने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है तो वी आ जाएगा चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, यानी क्यू ओवर सी डिवाइडेड क्यू बाय सी, फर्स्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। अब जो टाइम कांस्टेंट है ये भी हमने एक एमसीक्यूज़ कुछ देर पहले पढ़ा है, वो मैंने आपको बताया था, ओहम टाइम्स फैरेड इक्वल्स टू सेकेंड। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट situated at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्राम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज़। हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, उससे 50 सेंटीमीटर के फासले पर हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो पोटेंशियल का अगर हम फार्मूला देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। आर हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में जाते हैं तो जहाँ पर पॉइंट है उसको 2 डिजिट्स बैक साइड की तरफ ले जाएं, तो वो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। चार्ज जो है ये 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो होता है 10 की -6, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करें, के होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, हमें के भी है, चार्ज भी हमें दिया गया है और जो आर है ये भी हमें दिया गया है। 9 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 90। और जो 10 की पावर्स हैं, 10 की 9 में से 10 की 6 को माइनस करें तो 10 की 3 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें 90 वाली ऑप्शन नहीं है। आप इसको ज़ीरो को यहाँ से ख़त्म करें तो ज़ीरो को आप किस में शिफ्ट कर सकते हैं, वो जो 10 की पावर 3 है तो वो कितने हो जाएंगे 10 की पावर 4, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻4 वोल्ट्स इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा। द अर्थ्स पोटेंशियल इज़ कंसिडर्ड एज, ज़मीन का जो पोटेंशियल है ज़मीन की सरफेस का वो हम कितना लेते हैं 0, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसको याद रखना है कि जो ज़मीन का पोटेंशियल है उसको हम क्या लेते हैं 0। अ चार्ज ऑफ 0.10 कूलम एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखें यहाँ पर फिर उसने पूछा हुआ है, चाहे वो पूछे इलेक्ट्रिक एनर्जी, चाहे वो पूछे एनर्जी, चाहे वो पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वो पूछे काइनेटिक एनर्जी, आपने एक ही रिलेशन यूज़ करना है। वो कौन सा, डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो वो रिलेशन जब आप यूज़ करेंगे, ये वैल्यूज़ हमें जो दी गई हैं, चार्ज है 0.10 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो दिया गया वो है 1000 वोल्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल आएगा क्यू डेल्टा वी के। क्यू वो भी पुट करें, डेल्टा वी उसका भी पुट करें, तो क्यू की जगह कूलम, वोल्ट का वी आ जाएगा। कूलम और वोल्ट यहाँ पर देखें ऑप्शंस में आपको जौल गिवन है, तो आपने कूलम और वोल्ट को यहाँ से ख़त्म करना है। वोल्ट की जगह जौल पर कूलम आया तो कूलम और कूलम आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ जौल, और 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ऑप्शन आएगा 100 जौल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंट 20 सेंटीमीटर फ्राम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज़, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है
उससे 20 सेंटीमीटर के फासले पर हमने बताना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल कितना है। तो ये फिर से क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो पॉइंट है वो उसको 2 डिजिट्स बैक साइड पे ले जाएं। तो पहले 20 के बाद था, अब वो हो जाएगा 0.2 मीटर। पोटेंशियल का फार्मूला लिखा, V = K/R। के होता है 9 × 10⁻⁹ Q 2 × 10⁻⁻6, और R जो है वो 0.2 है। जब इस सारे को हल करेंगे तो ये आ जाता है 9 × 10⁴ वोल्ट्स। थर्ड ऑप्शन। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर। तो कैपेसिटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टोरिंग चार्ज, यानी उसके हम अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फैरेड इज़ द यूनिट ऑफ। तो जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। फर्स्ट ऑप्शन कैपेसिटेंस। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसका इन्हिसार किस किस के ऊपर है। अगर आप रिलेशन देखें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो फार्मूला होता है A∈0 ε/R/d। अब देखें चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज के लिए कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला आप देख सकते हैं, Q = CV। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। थिकनेस ऑफ द प्लेट, यानी उसकी मोटाई वगैरह प्लेट की कितनी है, और ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट, यानी उसकी लेंथ, उसका जो एरिया है वो कितना है। तो ये तीनों जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी इन सब पर उसका इन्हिसार है, चार्ज के ऊपर भी, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स के ऊपर भी, और ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, ऑल ऑफ दी अबव। और कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। दोबारा से अगर आप वही फार्मूला देखें तो इंक्रीजिंग द एरिया, तो एरिया को बढ़ाने से देखें कैपेसिटेंस बढ़ेगी। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जब कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखें डिस्टेंस जो है वो नीचे है, तो नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक, वो जो ε/R आपको नज़र आ रहा है, तो हम जब ε/R यूज़ करेंगे, कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑल ऑफ दी अबव। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर। अब जो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो दोबारा से अगर हम वो फार्मूला देखें Q = CV, यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, पोटेंशियल को दूसरी तरफ ले जाएं तो C जो है वो ऊपर है, पोटेंशियल जो है वो नीचे है। तो ये रिलेशन क्या बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट ऑप्शन। द चार्जेस ऑन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पोजेस। वो जो चार्जेस हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ इसी वीडियो में, जो भी चार्जेस हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन कैपेसिटर अराइजेज द पोटेंशियल फ्रॉम 0 वोल्ट इट्स एवरेज पोटेंशियल इज़। कैपेसिटर को जब हम वोल्टेज देना शुरू करते हैं तो पहले उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 0, और कुछ देर के बाद जब वो कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है तो उस वक्त फ़ाइनल वोल्टेज कितनी होती है, V, यानी जितनी भी हम उसको वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। तो एवरेज वोल्ट कितना होगा, एवरेज वोल्टेज कितनी आएगी, इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2। तो 0 + V/2 आ जाएगा, तो ये बनता है V/2। फर्स्ट ऑप्शन। द सर्किट हैविंग कंबाइंड कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो कैपेसिटर भी हो उसे कहते हैं RC सर्किट, यानी रेजिस्टेंट
और कैपेसिटर दोनों को मिला के जो सर्किट बन रहा है RC सर्किट। द चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो जब भी हम चार्जिंग कर रहे होते हैं तो एक तो कैपेसिटर खुद है और दूसरा क्या है जो हम रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पे उसका इन्हिसार होता है RC, फर्स्ट ऑप्शन। द एनर्जी सप्लाइड इन चार्जिंग अ कैपेसिटर रिजाइड्स आफ्टर द चार्जिंग इन। जो हम कैपेसिटर को चार्ज करते हुए जो एनर्जी उसको देते हैं, जो वोल्टेज उसको देते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो चार्ज होने के बाद कहाँ पर रहती है, ये हमने कुछ देर पहले भी देखा। वो कहाँ पर रहती है, वो जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती हैं। तो दी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट ऑप्शन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस अ वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड एक्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर दोबारा से देखें तो जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट हमने पढ़ा वहाँ पर क्या था, दो हम अपोजिट प्लेट्स यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वहाँ पर जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो ऊपर वाली प्लेट हम रखते हैं पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट हम रखते हैं नेगेटिव। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन प्लेट्स की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनकी वजह से बनती है उसको बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इन दी डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसने पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं जाते, वो किस प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इन दी डाउनवर्ड। इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी, अगर एक चार्ज्ड बॉडी है मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली मूव करवाया जाए, इट विल गेन, ये रिपीट हो गया है तो ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक इज़ प्लेस्ड, अगर एक डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, इट्स कैपेसिटेंस विल। तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन आर। तो वो किधर आ रहा है, इक्वेशन में ऊपर वाली साइड पर है। तो जो चीज़ ऊपर वाली साइड पे होती है इसका मतलब है कि उसकी वजह से वो जो दूसरी साइड पे क्वांटिटी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो डाइलेक्ट्रिक को जब भी यूज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट। एक्स रेज, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या नन ऑफ दिस। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियस, इनके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो एक तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी एक तरफ नेगेटिव प्लेट होगी। अगर हम एक तरफ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजें तो वो एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी वो टेढ़े हो जाते हैं, रास्ता उनका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बीटा पार्टिकल्स ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, उनके दरमियान से जब हम बीटा पार्टिकल्स को गुजारेंगे तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव प्लेट से दूर यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जो एक्स रेज होती हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जिस चीज़ के ऊपर चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट एक्स रेज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू सेम चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज़, दो प्लेट्स हैं एक पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव है, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर हम कोई चार्ज रखें या वहाँ पर देखें कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या नहीं। तो ये हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है कि जब भी सेम प्लेट्स होंगी और उनके दरमियान कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती, वो फील्ड फ्री रीजन होता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब भी दो सेम प्लेट्स हों, चाहे दोनों पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, तो उनके बिल्कुल मिड में कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती। तो ज़ीरो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग। तो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग। किसको डिक्रीज़ करने से? तो अगर आप फार्मूला देखें तो नीचे क्या आ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को जब हम कम करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। टू मेटेलिक सफ़ियर्स, दो मेटल के सफ़ियर्स हैं, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एक का 2 सेंटीमीटर है एक का 4 सेंटीमीटर है, गेट इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और उनके ऊपर सेम हमने चार्ज रखा हुआ है, विच हैज़ ग्रेटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी किसकी सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक सफ़ियर है 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस, एक का 4 सेंटीमीटर रेडियस है, दोनों के ऊपर हमने सेम नंबर ऑफ़ चार्जेस को रखा हुआ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखें जिसका 2 सेंटीमीटर है उसका एरिया थोड़ा होगा, जो 4 सेंटीमीटर वाला है उसका एरिया क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा। तो जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होती है तो ओवरऑल ऊपर वाली वैल्यू का आंसर क्या हो जाता है, कम से कम। तो जिसकी नीचे वाली वैल्यू कम है यानी r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया थोड़ा होगा। तो जब एरिया थोड़ा होगा तो ऊपर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो फर्स्ट स्फीयर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी उसकी थोड़ी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो मौजूद होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, ये तो हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। लेकिन यहाँ पे देखें जूल नहीं है, यहाँ पर अर्ज एक यूनिट उसने दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है आपने इसको, एक जूल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ज के इक्वल। हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में जूल की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻7 अर्ज। तो 10⁻19 और 10 की +7 ये बन जाएगा 10 की -12 अर्ज आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपकी आएगी फर्स्ट। इसको याद रखना है, एक जूल में कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ज। फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ज़ाहिरी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होंगी उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से कोई ना कोई अट्रैक्टिव या कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्स जो है वहाँ पर अप्लाई होगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ही नहीं होंगी उसका मतलब है वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन हमारी करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स। द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 1 फैरड कैपेसिटर सेपरेटेड 8.85 मिलीमीटर प्लेस्ड इन एयर इज़, हमने एरिया फाइंड आउट करना है प्लेट्स का। कैपेसिटेंस हमें दी गई है 1 फैरड, डिस्टेंस हमें दिया गया है 8.85 और मिली है तो मिली की जगह हम लिख सकते हैं 10 की -3 मीटर। जो एयर हमें बताई गई है, एयर का होता है एप्सिलॉन आर, वो होता है 1.0006। हमने एरिया ऑफ द प्लेट्स को फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। यहाँ से आप A को सेपरेट करें, C भी हमें दिया गया है, D भी दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट ये होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू को पुट किया। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 0.99 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो यहाँ पर देखें सिर्फ लिखा हुआ है 10⁻⁻ में, ये जो 0.99 है इसको आप ऑलमोस्ट 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो एंड पे क्या बचेगा, 10⁻9 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज़ कॉल्ड, तो गॉसेस लॉ के लिए जो हम सरफेस बनाते हैं वो कौन सी होती है, गॉसियन सरफेस। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़, अब गीगा होता है 10 की +9, तो गीगा 10 की 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन।
द ऑटोमोबाइल्स विंडशील्ड वाइपर्स वर्क्स ऑन, जो ऑटोमोबाइल के विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं वो किसके प्रिंसिपल पर चलते हैं? चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, द नेट कैपेसिटेंस विल, तो जो एंड पे कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम कैपेसिटेंस का फार्मूला देखें, जब भी हम पैरेलल केस को स्टडी करते हैं, वो होता है सी नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस को सिंपली ऐड कर दें तो फाइनल कैपेसिटेंस आ जाती है। तो जब भी हम यूज़ करेंगे पैरेलल तो कैपेसिटेंस ओवरऑल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। याद रखना है कि जो रजिस्टर और जो कैपेसिटर हैं इनके जो फार्मूलाज हैं सीरीज़ और पैरेलल, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप रजिस्टर वाले याद कर लें, कैपेसिटर के उससे अपोजिट है, यानी जो वहाँ पे सीरीज़ वाला होगा वही यहाँ पे पैरेलल वाला केस में फार्मूला चल रहा होगा। तो जब भी हम सीरीज़ में पैरेलल में यूज़ करते हैं कैपेसिटर, तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो कैपेसिटर उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और कनेक्टेड, उन्हें जोड़ा जाता है इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज़, पहले उनको जोड़ें पैरेलल और फिर उनको जोड़ें अलहदा सीरीज़ में। द कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू केसेस, तो इन दोनों केसेस में जो कैपेसिटेंस बनती है इज़ इन द रेशो ऑफ, उनकी जो रेशो बनेगी आपस में उसको देखें। तो फॉर सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सी नेट आता है 1/1/f(c1) प्लस 1/c2, या इसको आप 1/c नेट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 के लिहाज से भी हल कर सकते हैं। तो ये होता है सीरीज़ वाला फार्मूला। तो नीचे जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा सी नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो चूँकि दोनों कैपेसिटर सेम थे, C1 C2 के इक्वल था, तो हम इन्हें सिंपल C के इक्वल रख लेते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा C का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2C। C के स्क्वायर में से एक C कटेगा नीचे वाले के साथ, तो रह जाएगा C/2। यानी जब भी हम सीरीज़ का केस लेंगे तो वो आएगा C/2। पैरेलल वाले केस में वो क्या होता है कि हम सिंपली कैपेसिटर्स को ऐड कर देते हैं, तो पहले की भी C दूसरे की भी C, वो हो जाएगा 2C। अब दोनों की रेशो थी तो C/2 सीरीज़ वाली रेशो और 2C पैरेलल वाली रेशो, इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को ख़त्म करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक तरफ C रह जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा 4C। C और C को काटेंगे तो एंड पे रह जाएगा 1/4, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ 10 मेगाफैरड एंड 20 मेगाफैरड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट कैपेसिटेंस विल बी, दो कैपेसिटर हैं, इनको पैरेलल में जब हम स्टडी करेंगे तो पैरेलल का मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2010 मेगा फैरड, थर्ड ऑप्शन। 1 वोल्ट इज़, अब जो वोल्ट का फार्मूला है वहाँ से अगर हम देखें तो वोल्ट होता है जूल पर कूलम, उसके यूनिट बन जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। A line whose tangent at each point is in the direction of electric intensity at that point is called a line of electric force। ये जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है। लार्ज RC टाइम कांस्टेंट वैल्यू हैज़, जो RC टाइम कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू लार्ज होती है, यानी ऐसे कैपेसिटर जो ज़्यादा टाइम लगा के चार्ज भी होते हैं फुल चार्ज, और वो ज़्यादा टाइम लगा के डिस्चार्ज भी होते हैं, उनकी जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो लार्ज टाइम कांस्टेंट यानी जिनका कर्व जो है वो ज़्यादा लंबा बनता है, वो ज़्यादा देर से फुल चार्ज होते हैं, इसी तरह वो देर लगा के ही डिस्चार्ज होते हैं, तो उनका जो टाइम कांस्टेंट है यानी वो जितनी देर में 63% चार्ज होंगे वो टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। तो लार्ज टाइम कांस्टेंट। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का और उसे बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो उसमें कितनी कैपेसिटेंस इकट्ठी होगी?
तो सी है 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड आ जाएगा। वी जो है वो 12 वोल्ट है। कैपेसिटेंस चार्ज का हमने निकालना है, तो क्यू आ जाएगा सी वी के इक्वल। क्यू इक्वल टू सी भी हमें गिवन है, वी भी हमें गिवन है। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कूलम्स। The potential at a point where charge of 1 multiplied 10⁻⁻3 coulomb is placed at distance of 10 मीटर is। एक चार्ज जिसकी वैल्यू हमें दी गई है उससे 10 मीटर के फासले पर कितना पोटेंशियल बन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। के भी हमें दिया गया, हमें क्यू भी दिया गया है, और डी भी हमें दिया गया। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये आ जाएंगे 0.9 मिली वोल्ट। तो ये आप फिगर से देख सकते हैं कि ये कैसे बनी। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 था, यहाँ पर -4। ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो यहाँ पर हमने निकाली है, ये हमें ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम 10 की -1 को सेपरेट कर लें और 10 की -3 को सेपरेट कर लें, वो होता है -4 के इक्वल। वो जो 10 की -3 है उसकी जगह मिली आ जाएगा, और जो -1 है उसकी वजह से हो जाएगा 0.9। तो 0.9 मिली वोल्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द चार्ज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड। तो वो चार्ज जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं वो चार्ज कहलाता है फील्ड चार्ज। द फील्ड चार्ज इज़ आल्सो कॉल्ड। वो जो फील्ड चार्ज है उसे हम क्या नाम देते हैं, सोर्स चार्ज का। ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं उसे फील्ड चार्ज भी कहते हैं, उसे सोर्स चार्ज भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्राम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। के लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और वो एंड कहाँ पर होती हैं, जाके नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दी। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, कोई भी कंडक्टर होगा कोई भी वायर है, कभी भी उसकी इनर सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती हैं, हमेशा उससे बाहर वाली सरफेस पे लाइंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी तार के अंदर नहीं होंगी वो लाइंस, वो हमेशा तार से क्या होंगी, बाहर। एज वी मूव अवे फ्राम द फील्ड ऑफ द फील्ड चार्ज। जब भी हम किसी चार्ज जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं उससे दूर की तरफ जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़। तो आप जब भी देखें, जब भी एक सिंगल चार्ज हो उसमें से जो लाइंस निकलती हैं, जो जो हम दूर की तरफ जाते हैं तो लाइंस का आपस में डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो उनकी जो आपस में डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम से कम, तो डिक्रीजेस। व्हेन एन एंगल बिटवीन ई एंड ए इज़ 0 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ए के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया विल बी। तो वहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना आएगा। अगर आप फार्मूला देखें, फ्लक्स इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा। कॉस की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो फ्लक्स कितना आएगा, मैक्सिमम ई ए, सेकेंड ऑप्शन। व्हेन एन एंगल बिटवीन ई एंड ए इज़ 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स जो है वो एरिया में से कितना आएगा। तो जब 90 डिग्री है तो cos 90 होता है 0। तो cos 90 0 पुट करेंगे तो फ्लक्स वहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। यानी उस सरफेस में से कुछ भी लाइनें वहाँ से नहीं गुजरती, 0 आएगा। व्हेन एन एंगल बिटवीन ई एंड ए इज़ ग्रेटर देन 90। जब एंगल जो है वो 90 से अबव हो, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया विल बी। उस वक्त जो फ्लक्स आएगा, तो ये याद रखना है कि जब एंगल होता है 0 से 90 cos थीटा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। आप कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू रखें 0 और 90 के दरमियान, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। cos 85 ले लें, cos 5 ले लें, cos 20 ले लें, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। लेकिन अगर आप क्या करें, 90 से लेके 180, 91, 92, 93 या 150, 170, 179, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, या 180 जो है,
कास जब इन वैल्यूज़ में पुट करते हैं 90 से अबव और 180 या उससे छोटी, तो वो वैल्यूज़ आपको देते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या है, जब एंगल आपका 90 से बड़ा है तो फ्लक्स कितना आएगा, नेगेटिव। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव। व्हेन एंगल बिटवीन E एंड A इज़ लेस देन 90, जब एंगल 90 से कम होगा तो फ्लक्स कितना आएगा, ये मैंने आपको अभी बताया, फ्लक्स कितना आएगा, पॉजिटिव। जो भी आंसर आए लेकिन वो होगा पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है हमें। व्हेन अ चार्ज फॉल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल, जब एक चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कम पोटेंशियल की तरफ आता है, इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ याद रखनी है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही हो तो उसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। तो लूजेस पोटेंशियल एनर्जी तो गेन्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो क्या होती हैं, रेडियली इनवर्ड, यानी वो अंदर की तरफ आ रही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 रेडियल होती हैं, उसके रेडियस के लिहाज से सीधी सीधी उसी की तरफ आ रही होती हैं। और दूसरा इनवर्ड, यानी उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चार्ज की तरफ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ रॉन्ग, यहाँ पे गलती से कंडेंसर लिखा गया है, तो कैपेसिटर के लिहाज से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अगर हम इसका फार्मूला देखें, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज लीनियरली विद कॉमन एरिया ऑफ प्लेट। लीनियरली का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे हम कहते हैं। तो देखें फार्मूला में क्या है, एरिया और कैपेसिटेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज, वो बदलती है इन्वर्सली विद सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। तो डी देखें, वो जो सेपरेशन को शो करता है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो नीचे है। तो कैपेसिटेंस और डी आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज, वो बदलती है विद द मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। तो देखें एप्सिलॉन आर है, वो मटेरियल को बताता है, डाइलेक्ट्रिक को या इंसुलेटर को, तो वो भी ऊपर लिखा हुआ है, उसके लिहाज से तब्दीली होगी। अगर वो जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज, वो बदलता है विद द मेटल ऑफ द प्लेट्स। मेटल के साथ कैपेसिटेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है। तो हमारी ऑप्शन जो है वो डी वही एग्जैक्ट आंसर होगा। अ पार्टिकल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट, तो वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल यू इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो क्यू भी हमें गिवन है, डेल्टा वी भी हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आज का जो लास्ट MCQs है, और रेडियो ट्यूनिंग कैपेसिटर, एक रेडियो की ट्यूनिंग वाला जो कैपेसिटर होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखें आज की वीडियो में मैंने आपको 100+ MCQs जो हैं वो सिर्फ एक चैप्टर के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, कंसेप्चुअल भी, मैथमेटिकल भी और रीजनिंग के साथ मैंने आपको हल करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के भी MCQs अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऐसे ही बना दिए जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।